Hello, welcome to my YouTube channel Saraswati Gyan. This is my second video. Today I am going to discuss about geographics and solar system. सौरमंडल को लेकर बच्चों के मन में बहुत सवाल उठते हैं और बड़ों के लिए भी यह हमेशा से रोचक का विषय रहा है। मेरे इस वीडियो में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एवं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियोग्राफिक दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिक्स। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक्स का अर्थ होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। और सेकंड इसमें जो है, इसका सबसे पहले जिसने इस्तेमाल किया था, मतलब जिसने इसका जिक्र किया था, उसका नाम था इरेटोस्थेनीज। ये एक ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था इसका अध्ययन। अब सौरमंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। थोड़ा आपको समझने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, चलो इसे एक चित्र की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं उसी चित्र की सहायता से बाकी अन्य ग्रहों का भी अध्ययन करूँगा। ओके दोस्तों, अभी ठीक है दोस्तों, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में जो हमारा सूरज होता है वह सौर परिवार का प्रधान होता है, या मुखिया कह लीजिए, हेड कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या पता चलता है? इसे अगर हम इसका बारीकी से अध्ययन करें तो ये हमारा सन है। और सन के सबसे करीब कौन सा ग्रह दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह दिख रहा है। बुध, मरकरी, इंग्लिश में से मरकरी कहते हैं। यह बुध का सूरज का सबसे नज़दीक का ग्रह है। और इसी के साथ अगर हम अगला ग्रह देखें दोस्तों, इसे जो है ये इनके अक्ष बनाए हुए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? इनके अक्ष है, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है ना, वो अपने अक्ष पे घूमता है। ये अक्ष है। अगर आप देखिएगा, अगर एक लट्टू भी होता है, लट्टू अपनी एक धुरी पे घूमती है। तो वैसे ये क्या है, अगर कोई ग्रह है तो वह अपनी धुरी पे घूमती है, साथ ही ये सूरज का चक्कर भी लगाएगी। ऐसे सूरज का चक्कर भी लगाएगी। ठीक है दोस्तों, जब ये अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। ठीक है दोस्तों, यह है बुध ग्रह, सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह। दूसरा हम देखेंगे उसके बाद जो सूरज के नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है? वेनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र के बाद बारी आती है हमारे अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की। उसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। उसके बाद मंगल ग्रह यानी कि मार्स। और हाँ दोस्तों, ये जो है ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं। ये छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े से बनते हैं, क्षुद्र ग्रह हैं ये। इसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो ग्रह हैं, इसके अंदर जो ग्रह, इसे कहते हैं इनर प्लेनेट। इन्हें क्या कहेंगे? इनर प्लेनेट। और इसके बाहर बाद के जो ग्रह हैं उसे आउटर प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। और दोस्तों इसके बाद जो आता है बृहस्पति, जुपिटर, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है सैटर्न। ये यहाँ पे, ये वैसे तो ये पीले कलर की पट्टी होती है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कलर किया हुआ है, इससे और कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है सैटर्न। इसे ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं वलय या छल्ले बोल सकते हैं। इसके 7 छल्ले बने होते हैं, इसे 7 छल्ले बोल सकते हैं या वलय बोल लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये धूलों से मिलके बने होते हैं, धूल के कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। ये करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये सिर्फ सैटर्न में, जुपिटर में और यूरेनस में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है वलय कहाँ कौन कौन से ग्रह में होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं बृहस्पति, अरुण और सैटर्न। सबसे लास्ट में देखिएगा, इधर एक ग्रह है वरुण, नेपच्यून। दोस्तों आप ये देखो, सूरज से सबसे दूर में स्थित है ये ग्रह, सूर्य से सबसे दूर में।
ऐसा नहीं है, कई बार आप लोगों के मन में सवाल भी उठ सकता है, अगर ये इतने सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं तो ये आपस में टकरा भी सकते हैं, क्यों दोस्तों? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ग्रह अपनी अपनी कक्ष पे ही घूर्णन करते हैं, अपनी अपनी कक्ष में। इनका मतलब ये सूरज की इतनी ग्रेविटी इतनी हाई होती है, ये इन सबको अपने पास खींच के रखता है, इन सबको अपने पास खींच के रखता है। ना ये अपने एक्सिस से दूर जा सकते हैं, ये सिर्फ इसके चक्कर लगा सकते हैं। तो ये सूरज की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सिर्फ एक ग्रह को छोड़ के, सिर्फ एक ग्रह को छोड़ के, एक था प्लूटो, यम ग्रह। जो यम ग्रह था उसे इन ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। वैसे तो हमारे 9 प्लेनेट थे, लेकिन जो यम या प्लूटो ग्रह था उसे इनकी श्रेणी, इसलिए मैंने अभी उसे बनाया नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ ग्रहों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप कुछ हद तक समझ गए होंगे। अगर हम सूरज से दूरी के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बुध, शुक्र, अर्थ, मार्स, फिर बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह सूर्य की दूरी के हिसाब से स्थित हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। उसके बाद कौन सा है, सैटर्न। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। ठीक है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे धूल से या बादलों के कण से मिलकर बना होता है। ओके दोस्तों, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे हमारा जो सौरमंडल का प्रधान है सूर्य, सूर्य के बाद है मरकरी, मरकरी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद है मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इसमें ये सब क्या सूरज की दूरी के हिसाब से, सूरज की, वैसे तो अगर सन और अर्थ की दूरी कंपेयर करें तो लगभग अर्थ और सन के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर इनकी दूरी है। और सबसे लास्ट में जो ग्रह है नेपच्यून, ये सूरज से इतना दूर है कि इसकी प्रकाश मतलब सन की जो रेज होती है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। इसलिए यहाँ पे पूरा ये ज़्यादातर ये बर्फीला ग्रह कह सकते हैं इसे वैसे तो, क्योंकि ज़्यादातर अंधेरे में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बारी बारी से ग्रहों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों, ग्रह से पहले हम एक बार सन के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य, सूर्य दोस्तों एक तारा है। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या है, एक तारा है। यह विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना है, यह विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल का मुखिया भी है ये सूर्य, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल का मुखिया ये हमारे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मंदाकिनी जैसे कि मिल्की वे, मंदाकिनी हिंदी थोड़ा समझने में कठिन होता है। ये हमारे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है दोस्तों, 250 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, परिक्रमा क्या होता है, जैसे हमारे जो ग्रह हैं वे सूरज की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, वैसे ही सूरज भी किसके, हमारे मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही इसका जो परिक्रमण काल होता है 250 मिलियन ईयर्स, 250 मिलियन वर्ष, जिसे कि ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ये अपनी परिक्रमण काल का जो इसका एक मतलब एक बार जो ये अपने मिल्की वे का चक्कर लगाता है, मतलब एक चक्कर जिसे कहते हैं ना, जैसे एक सर्कल 360 डिग्री घूमता है, एक सर्कल 360 डिग्री घूमता है, ऐसे ये पूरा एक चक्कर लगाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, जो कि 250 मिलियन वर्ष होता है। ठीक है, और ये अपने अक्ष पर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये सन है, ये अपनी धुरी, इसकी धुरी ये मान लो, तो ये अपनी धुरी पे भी घूमेगी,
जितने भी ब्रह्मांड में जितनी भी गोल वस्तु है, जो भी प्लेनेट है, स्टार्स हैं, जो भी हो, वो अपने धुरी पर भी घूमेगी और साथ ही साथ अपने किसी ना किसी के तारे का, जैसे हमारे ग्रह क्या है, सूरज एक तारा है, तारे के चक्कर लगाती है, वैसे ही जो बाकी जैसे स्टार्स है वो किसके चक्कर लगाते हैं, मिल्की वे के। तो हमारा जो सूरज है वो किसके चक्कर लगाता है, मिल्की वे के। ठीक है। और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर ये एक सन है तो हमारा ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है दोस्तों, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है दोस्तों, ये जो अपने अक्ष पे जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व, यानी कि यहाँ से ऐसे घूमती है। ऐसे मैं एरो बना रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे घूमती है। इस एरो से आप समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य क्या एक गैसीय पिंड है जिसमें निम्न प्रकार के गैस हैं। अगर ये गैसीय पिंड है तो इनमें गैस भी उत्सर्जित होंगे। इसमें जो सबसे मेन जो है हाइड्रोजन है, जो कि 71% है। सूर्य के अंदर क्या है, हाइड्रोजन जो है 71% है। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और नहीं दिखा मैंने, इसमें जो हाइड्रोजन होता है ना वो हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूरज के अंदर क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। हाइड्रोजन जो है हीलियम में रूपांतरित होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये गैस कभी ख़त्म हो जाएगी, इसमें बहुत टाइम है। ठीक है दोस्तों, और हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व जो है 2.5% है। और अगर इसके केंद्रीय भाग, इसका जो केंद्र होता है, यानी कि मान लो ये अगर ये सन है, इसका जो केंद्र का भाग है ये हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी सतह का तापमान, मैं कोर की सतह की बात नहीं कर रहा, मैं सूरज की सतह का बता रहा हूँ। इसकी सतह का जो तापमान है कितना है, 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेल्सियस इसकी सतह का तापमान। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण होता है जैसे चंद्र ग्रहण होता है वैसे सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण लगता कब है, जब जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूरज है, ये हमारा पृथ्वी है, और एक हमारे पृथ्वी का उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं। ये मून है। ठीक है दोस्तों, एम बना देता हूँ मैं, एम, ये मून है। ये मून जब घूमते घूमते इनके बीच में आ जाता है, यानी कि ये सन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है, ये हमारा सन है। जब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ आ जाता है तो इसकी जो प्रकाश जो यहाँ से टकरा के जो दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूँ। उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, जो कि आजकल बीमारी भी चल रही है, लेकिन ये वो वाला कोरोना नहीं है दोस्तों, इसे उससे कंपेयर मत कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट, हिंदी में याद रख लो या तो इंग्लिश में याद रख लो, कोरोना कहते हैं। सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। व्यास क्या होता है दोस्तों, ये मैथ का है लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये कोई सर्कल है, सूरज भी गोल है, ये जो इसका आधा हिस्सा क्या होता है, त्रिज्या होती है, और पूरा हिस्सा क्या है, व्यास। तो सूरज का जो व्यास है, सूरज का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। यानी कि इसमें हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह 10 लाख ग्रह आ सकते हैं। पृथ्वी जैसे 10 लाख समथिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सूरज के बारे में पढ़ने में अच्छा लगा होगा। दूसरा बात है हम ग्रह यानी कि प्लेनेट। कोई भी गोल चीज़ ग्रह नहीं हो सकती दोस्तों। ग्रह होने के लिए उनमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। ग्रह होने के लिए उनमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, या वो 3 चीज़ों की शर्तों का पालन करे। पहली चीज़ क्या है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ऑब्वियस है, मैंने आपको पहले चित्र में दिखाया था, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पे भी घूमते हैं, और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण। हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है,
गुरुत्वाकर्षण किसी भी ग्रह की खींचने की क्षमता होती है। हमारे अर्थ में भी ये विद्यमान है। अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा ऊंचाई पे हो तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, यानी कि पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से उसे अपनी ओर खींचता है। चंद्रमा को भी उसने ऐसे ही खींच रखा है। चंद्रमा जो सूर्य अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ और चंद्रमा, अर्थ ने अपने ग्रेविटी से इसे पकड़ रखा है। और साथ ही चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, वो भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन जो पृथ्वी पर जितने भी जल होते हैं, अर्थ पे जितने भी जल यानी कि समुद्र महासागर हो गए, उनमें एक ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से वो ज्वार भाटा आता है, वो अपनी तरफ पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, और लेकिन फिर पृथ्वी फिर उसे अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो ज्वार भाटा आता है। ठीक है दोस्तों, ये भी थोड़ा पॉइंट था, मैंने बता दिया। जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो ज्वार भाटा होती है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिप्ले करके इन्हें पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस वीडियो के ऊपर कोई ना कोई दूसरा वीडियो जरूर अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, मैंने काफ़ी मेहनत करी इसे बनाने में। आई होप आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ग्रह पे थे हम, तो उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, अर्थात उनमें उनके आस अर्थात उनके आसपास कोई क्षुद्र ग्रह ना हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर वो अपने अक्ष पे घूमेगी या सूरज की परिक्रमा करेगी तो उसे टक्कर मतलब उसमें या तो विस्फोट हुआ करेंगे, वो टकरा जाएंगे ग्रह से। तो उसके आसपास का वातावरण उसके आसपास का क्षेत्र साफ और क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप एक बार मैं और आपको चित्र दिखा देता हूँ। ये चित्र देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं इनका आसपास का वातावरण क्या है? क्लियर है। यहाँ पे कोई क्षुद्र ग्रह नहीं है, ना इधर कोई, जो भी है इधर है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड मैंने बताया था ना, अपने अक्ष पे घूमना चाहिए। अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं ये सारे ग्रह और सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखा होती है। ऐसा कोई अगर स्पेस से देखे तो ऐसा कोई रेखा नहीं नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, ये जो इनकी बीच की दूरी होती है वो कभी घटती बढ़ती नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने ग्रह पर। दोस्तों, ग्रहों का मैंने बता दिया आपको। दो तरह के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था दोस्तों। और सेकंड हमारा होता है बाह्य ग्रह, यानी कि आउटर प्लेनेट, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है दोस्तों, अगर बढ़ते क्रम की बात करें यानी कि आकार के अनुसार कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आकार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो बुध सबसे छोटा ग्रह, फिर मंगल उससे बड़ा ग्रह, फिर शुक्र उससे बड़ा ग्रह, फिर पृथ्वी उससे बड़ा ग्रह, फिर वरुण, अरुण, शनि एवं सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा बुध है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सूर्य से दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये मैंने चित्र में भी दिखा दे रहा है। उस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को दोबारा देखकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने परिक्रमण और घूर्णन को डिस्क्राइब किया हुआ है। परिक्रमण यानी कि ऑर्बिट अराउंड सन। ठीक है, परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर। घूर्णन स्पिन ऑन एक्सिस, यानी कि कोई अगर ग्रह है अपने ही दूरी पे घूमती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं वन बाय वन एक एक ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा।
सबसे पहला हम देखते हैं बुध ग्रह यानी कि मरकरी। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। जी हाँ, हमने चित्र में देखा, ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य से निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ सबसे पहले है तो उसमें सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यह है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? बुध ग्रह। ठीक है दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध के बाद शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह होता है जैसे हमारे पास चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, उपग्रह हमारे पास चंद्रमा, उपग्रह जो होता है ग्रह का चक्कर लगाता है, तो इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका विशिष्ट गुण, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होना। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैंने ग्रेविटी की बात बताई थी आपको दोस्तों, जैसे अर्थ में ग्रेविटी है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ठीक है, यहाँ दिन का जो तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारे अर्थ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी जाता है 55 या 58 होता है, तो उसमें भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा रात का जो इसका तापमान होता है -173 डिग्री। दोस्तों 0 -1 2 3 में तो बर्फ़ जम जाता है, तो यहाँ क्या हालत होती होगी? वैसे तो यहाँ जीवन है ही नहीं, जीवन संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वातावरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिन गर्म एवं रात बर्फीली होती है। बर्फीली का मतलब है अधिक ठंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बुध ग्रह के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में बुध को 28 दिन, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में से 59 दिन लगते हैं। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर थोड़ी बहुत गलती भी होगी तो उसे आप अपने अनुसार ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी हिंदी वीक है मेरी। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इसे करने में 28 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 59 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं शुक्र ग्रह, वेनस ग्रह पे आते हैं। शुक्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी, इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटम, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। जी बिल्कुल बात सही है, शुक्र के बाद हमारा अर्थ ही आता है, और सबसे चमकीला, यह इसे हम रात को बड़े प्यार से देख सकते हैं, सबसे चमकता हुआ दिखेगा। और कभी कभी यह शाम को भी दिख जाता है, 5-6 बजे के बाद भी अचानक से दिख जाता है और सबसे चमकता हुआ नज़र आता है तारा। बट ये तारा नहीं है, ग्रह है, लेकिन तारे जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसे सौज का तारा भी कहते हैं। सौज का यानी कि जैसा कि मैंने बताया आपको, शाम का तारा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में और दिन में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी सूरज का चक्कर लगाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। भगिनी मतलब पृथ्वी का भागी या पृथ्वी के जैसा ग्रह। ठीक है, तो इसे पृथ्वी का जैसा ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसका साइज जो है पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास भी दोस्तों क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बुध के पास और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के पास चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, अब आ गए हम अपने अर्थ पे। अब हमारी पृथ्वी की बारी। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण, ध्रुवों मतलब जैसे हम ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा। जैसे ये सूरज अपना अर्थ है दोस्तों, अपना अर्थ है, ये ध्रुव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्रुव है। अगर जो विषुवत वृत्त होता है, ठीक है दोस्तों, वो भी इसको 2 भागों में बांट देता है। पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो ये ऊपर से थोड़ी चपटी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर से थोड़ी चपटी हुई है, यहाँ से और यहाँ से चपटी हुई है, यानी कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। आप ये मान लीजिए अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। ठीक है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
पृथ्वी के समान आकार। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। जीवन के लिए अनुकूल वातावरण, जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर जीने के लिए अनुकूल वातावरण है। इसमें एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल भी है, जिसमें ऑक्सीजन गैस विद्यमान है। जीने के लिए अनुकूल वातावरण के पृथ्वी पर ही वातावरण केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, केवल, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। वायु में जीवन योग्य गैसें भी मौजूद है, जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन गैस। ठीक है दोस्तों, और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला प्रतीत होता है। अगर हम अपने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री। दोस्तों, मैं पृथ्वी के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको वो कैसे दिखता है और कैसे झुका हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। उसमें 23.5 डिग्री जो झुका हुआ, वो कैसे झुका हुआ है उसको डीपली समझाऊंगा मैं, और आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं बनाने आऊँगा, मुझे क्योंकि उसके लिए डेमो चाहिए होगा, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो उससे मैं आपको बड़े प्यार से उसे समझा सकता हूँ कि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ कैसे है, और इसी के कारण यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपग्रह चंद्रमा, जी हाँ, हमारे पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। लगभग 1.49 है ना, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से, जैसे सूरज का बताया था मैंने आपको, ये अपना अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे घूमता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, आपको भी पता होना चाहिए, जो हमारा भारत देश है, उसके सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अगर हम ग्लोब पे, अगर हम यहाँ पे भारत दिखाते हैं, ये भारत है मान लो, इसका नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, ये भारत है, तो यहाँ पे सबसे कोने में जो देश है वो कौन सा, वो देश के स्टेट, राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सूरज अगर आखिर पूरब दिशा से निकलता है, उगता है, सॉरी, सूर्य पूरब दिशा में उगता है, तो सबसे पहले सूरज की रोशनी कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी इसके बाद के जो राज्य हैं वहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे बाद दिखाई देगा। ये मैं आपको पृथ्वी के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो डीपली समझाऊंगा, कैसे कैसे होता है, कैसे इसमें समय का निर्धारण किया जाता है, ये सब समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मंगल ग्रह, मार्स पर। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है लाल कलर की होती है दोस्तों। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड, ये एक, या तो कह लीजिए तत्व है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, एलिमेंट कह लीजिए। आयरन ऑक्साइड एक तत्व है जो मिट्टी में पाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ की मिट्टी में फास्फोरस वगैरह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई थी, ये भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी के कारण इसमें पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। जैसे हमारे अर्थ में क्या है, सर्द गर्म है, ऐसे ही यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। अब आ जाइए इसके उपग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों। अब तक हमने उपग्रह के ऊपर बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं था, लेकिन इसके पास 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस, आपको दिखने में परेशानी ना हो दोस्तों, पहला है फोबोस, दूसरा डीमोस। ठीक है दोस्तों, दूसरा डीमोस। ठीक है दोस्तों, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, दोस्तों मैं सौरमंडल का कह रहा हूँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी, वो यहीं पे स्थित है, ओलिपस मेसी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। और सबसे ऊंचा पर्वत, जी मैं सौरमंडल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पृथ्वी की बात नहीं कर रहा। सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट, यानी कि ये हमारी पृथ्वी की बात हो रही है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है।
जी माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारे नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का ही एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों, उससे 3 गुना बड़ा है। इस ग्रह पर मतलब इसी ग्रह पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ा बृहस्पति ग्रह पर चर्चा करते हैं, यानी कि जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं। ये पॉइंट देखिएगा दोस्तों, हमारे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना लगता है? 365 दिन, यानी कि लगभग 1 साल। लेकिन इसे अपने सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? 12 साल। और अपने अक्ष पे 10 घंटा। और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना घूमती है? हाँ, लगभग 23.5 घंटा, ठीक है दोस्तों। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। इसका जो उपग्रह है उसका नाम, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, इसका क्या है? ज्ञानीमीड। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अब आता है शनि ग्रह, सैटर्न। इसका बड़ा प्रकोप रहता है हमारे पृथ्वी पर, तो इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बाद सैटर्न जो है सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसके चारों तरफ विलय है, जिसका रंग पीला है, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले बता दिया था, इसका रंग पीला है। इसके वलय की संख्या 7 है। इसमें जो वलय हैं, वलय यानी कि छल्ले कह लो, इसके जो छल्ले हैं इसके 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान प्रतीत होता है। अगर हम धरती से इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये हमें पीले कलर का दिखाई देगा, इसके छल्ले, ठीक है। एक बार और मैं आपको शनि ग्रह का चित्र दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सैटर्न ग्रह जो ये है छल्ले। ये कितने वाले हैं इसमें? टोटल 7, ठीक है दोस्तों। इसके घनत्व की अगर बात की जाए, इसका घनत्व इतना कम है, यदि इसे जल में रख दिया जाए तो यह तैरने लगेगा। इसका घनत्व होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ हल्की होती है, कोई चीज़ भारी है, ठीक है दोस्तों। तो हल्की चीज़ क्या है? पानी में तैरने लगेगी। अगर किसी चीज़ का घनत्व ज़्यादा होता है तो वो पानी में डूब जाता है। जैसे अगर घनत्व का होता है, इसको हम साइज़ के या वजन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी की, लकड़ी को अगर पानी में डालते हैं वो तैरता है, और पत्थर जो होता है वो डूब जाता है। लेकिन इसका जो घनत्व है, घनत्व होता है, अगर कोई छोटी चीज़ अगर उसका घनत्व अधिक होगा, यानी कि उसका भार अधिक होगा, तो वो डूब जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका घनत्व लेकिन बहुत कम है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि के बहुत ग्रह हैं, इसके लिए मैंने एक सारणी बनाई हुई है। वो सारणी में वीडियो के एंड में आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं वो मैंने सारणी में बनाया हुआ है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, ठीक है, जो सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगर दिखने में दिक्कत आए तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उपग्रह, ठीक है। शनि ग्रह, यानी कि शनि ग्रह के जो टाइटन उपग्रह है उसकी खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने की। किसने की? क्रिश्चियन हाइजोन। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्रिश्चियन। ये जितने भी ग्रह दोस्तों, इनकी जो खोज हुई है ये अचानक एकदम से नहीं हुई है। इनके बारे में धीरे धीरे पता चला है। अलग अलग विद्वान आए, उन्होंने अलग अलग तर्क दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी? क्रिश्चियन हाइजोन ने की, सन 1665 में। अगर कभी पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा। इसका पृथ्वी के जैसा स्वयं का संघन वायुमंडल है। जो इसका उपग्रह है, इसके उपग्रह की बात की जा रही है, इसका भी पृथ्वी के समान वायुमंडल भी है, ठीक है दोस्तों। पर इसमें जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जैसे अर्थ पे जीवन है, ऐसा इस पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। आते हैं अरुण पे। आई होप आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही है, सर सब कुछ ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अरुण पे। यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
इसका तापमान लगभग -215 डिग्री है सेल्सियस, -215 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, इसका जो तापमान है लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। माइनस, मैंने आपको बताया था -0 के बाद तो बर्फ़ जमना, 0 के बाद तो बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। 0 के बाद यानी कि तापमान में गिरावट, यानी कि इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज 1781 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई, विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। यूरेनस के चारों ओर कितने वलय हैं, यानी कि छल्ले, 9 छल्ले हैं। यह धूल के कणों से मिलकर बना होता है, धूल के गैस के कणों से मिलकर बना होता है दोस्तों। धूल के बादल हो गए, गैस के बादल हो गए, इनसे मिलकर बने होते हैं। और छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी इनमें शामिल होते हैं। इनमें से 5 का नाम, मैं यहाँ पे 5 का नाम मैंने लिख रखा है। अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन पूरे ए से थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्टिलोन कहते हैं, सॉरी इप्टिलोन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इप्टिलोन। ठीक है दोस्तों, इप्टी नहीं, ये इप्सिलोन है, इप्सिलोन। ठीक है दोस्तों, 5 है। इसके जो 9 वलों में से 5 का जो है नाम है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलोन। ठीक है दोस्तों, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यूरेनस जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों। मैंने सब में बताया था। बाकी कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। जितने भी ग्रह हैं बाकी, यानी कि 8 ग्रह हैं, 8 में से 7 ग्रह जो भी है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है। ठीक है, ये रहा सन, ये सूर्य से ऐसे झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो यूरेनस। ठीक है, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम में, और वैसे हमारे अर्थ पे सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व में। पूर्व से सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, टाइटेनिया। इसके कुछ और भी ग्रह हैं, उनके बारे में मैं सारणी में दिखा दूंगा आपको कितने ग्रह हैं इसके, लेकिन जो प्रमुख है वो टाइटेनिया है। अब आते हैं वरुण के ऊपर। नेपच्यून, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के खगोलज्ञ हैं जॉन गाले ने की। किसने की, जॉन गाले ने की है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा दोस्तों, जॉन गाले ने की 1846 में। ठीक है, यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। वरुण, मैंने आपको शुरू में बताया था, वरुण सूर्य से सबसे दूर में स्थित है। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है। यह हरे रंग का ग्रह है। कौन से रंग का ग्रह है, जो वरुण की बात हो रही है, यह है हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगर जो भी इसके आसपास के तारों से जो भी इसके पास प्रकाश अगर पहुंच भी पाता है, तो इससे ये कौन सा रंग उत्सर्जित करता है, जैसे हमारे सौरमंडल में प्रकाश का वाइट सफ़ेद रंग को ज़्यादा, हमारा जो पृथ्वी सफ़ेद रंग को ज़्यादा करता है, लेकिन उसमें 7 रंग विद्यमान होते हैं। ऐसे इसमें यह हरे रंग का ग्रह है और यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल है। मीथेन एक गैस है दोस्तों। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल है। थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, ये अब थोड़ा दिख जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल है। ट्राइटन दोस्तों, वो इसका टाइटेनिया था, इसका ट्राइटन है, इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन। नाम देख लीजिएगा दोस्तों, ट्राइटन। ठीक है दोस्तों ग्रहों के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली है। अब जरा अपने पृथ्वी के उपग्रह यानी कि चंद्रमा के ऊपर थोड़ा चर्चा की जाए। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं,
सेलेनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख जरूर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चर्चा कर सकता हूँ इनके बारे में। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पे जो धूल के मैदान है उसको क्या कहते हैं? शांति सागर। ठीक है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवों पर स्थित, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवों पर स्थित लीबनिटज, क्या है दोस्तों? लीबनिटज पर्वत। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर। 10,668 मीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा का क्या उच्चतम पर्वत है दोस्तों? याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,668 मीटर। चंद्रमा की बात हो रही है, ये उपग्रह है, कोई ग्रह नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उपग्रह क्यों? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी, उपग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, पृथ्वी एक परिक्रमा यानी कि कोई भी चीज़ घूमती है तो ऐसे किसी चीज़, जैसे ये है, अगर ये ग्रह यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, इसे कहते हैं परिक्रमा, किसी सन का या ग्रह का परिक्रमा। ठीक है दोस्तों। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन में, 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। अच्छा, एक तो परिक्रमा कर रहा है और अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूम रहा है। ठीक है दोस्तों। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये एक ही है दोस्तों, एक ही भाग। अगर बात करें, ये हमारा अर्थ है, ये चंद्रमा है। अगर ये इसका घूमेगा तो ये कैसे घूमेगा दोस्तों? अगर इसका ये फ्रंट हिस्सा है, ये घूमेगा तब भी इसका यही फ्रंट हिस्सा यहाँ रहेगा, यहाँ आएगा तब भी ये फ्रंट हिस्सा यहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। और साथ ही अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, ये घूम रहा है, यानी कि अगर ये 1 सेकंड में इधर आता है तो 1 सेकंड में ये अपने इधर भी घूम जाता है, क्योंकि ये इक्वली घूम रहा है। कितने दिन में? 87 दिन और 27 दिन 8 घंटे, 27 डेज 8 आवर्स। तो ये क्या है? अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। तो इसलिए हम इसका एक ही भाग देख सकते हैं दोस्तों, ये हिस्सा देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम इसका यही भाग देख सकते हैं, ये पिछले वाला हिस्सा नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पे भी घूमता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो कि लगभग 57% ही है। ठीक है दोस्तों, 57% ही है। अब अगले, अपोलो के अंतरिक्ष यात्री, जो अपोलो के अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर गए थे, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा गए थे, उनके द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है, उनके द्वारा जो चट्टान थे वो लेकर आए थे धरती पर। तो उनका अध्ययन जब किया गया तो वो लगभग कितना, उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी कि चंद्रमा कितना पुराना है जितना कि पृथ्वी। बहुत से तो विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का ही हिस्सा है, किसी ग्रह से टकराने से, या कहते हैं कि मंगल ग्रह जैसे ही कोई ग्रह था वो पृथ्वी को टकराया, जिससे कि उसके कुछ टुकड़े बने, टुकड़े से चंद्रमा का निर्माण हुआ, वो टुकड़े आपस में मिलकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए इसकी उम्र और इसके जो अवशेष थे और पृथ्वी की उम्र लगभग बराबर है। लगभग कितने? 460 करोड़ वर्ष। ठीक है दोस्तों, 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में, दोस्तों क्या है? टाइटेनियम अधिक मात्रा में। टाइटेनियम जैसे हमारे यहाँ पे धातु होती है, लोहा, एल्युमिनियम, ऐसे ही। ठीक है दोस्तों। सुपरमून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट, यानी कि अभी यहाँ है, घूमते घूमते थोड़ा पास आ गया या यहाँ हो गया, ठीक है, ऐसे घूमते घूमते, उसे सुपरमून कहते हैं दोस्तों। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं, उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है? चांद जो होता है वो 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसमें चांद जो है, चंद्रमा 14% ज़्यादा बड़ा
तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। जो वैसे जब वो सामने थोड़ा नज़दीक आ जाएगा तो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। और एक बात विशेषकर याद रखना दोस्तों, चांद का जो प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पड़ता है वो उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तन होकर हमारे धरती पर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा सूरज के कारण ही चमकता है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, बिल्कुल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। अगर हम ये दूरी तय करें तो हम चांद पर जा सकते हैं। 3,84,365 किलोमीटर लगभग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक खगोलीय थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चंद्रमा का ख़त्म होता है। अब आते हैं उपग्रह। उपग्रह का तो मैंने आपको बार बार बता ही दिया दोस्तों। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के लगाते हैं, उपग्रह सूर्य उसके लगाते हैं, ग्रह के। ठीक है, अब आते हैं मानव निर्मित उपग्रह। ये क्या होता है? ये दोस्तों मानव द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिक है उनके द्वारा बनाया गया कृत्रिम मानवीय उपग्रह होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चांद उपग्रह है तो ऐसे ही हमारा मानवीय उपग्रह है। ये कृत्रिम पिंड होता है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, इससे ही हमें दूसरे ग्रहों की जानकारी मिलती है। ठीक है, वो जानकारी, इन्फॉर्मेशन वो हमें धरती पर भेजते हैं। इसका जो मेन लक्ष्य क्या होता है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एवं पृथ्वी पर संचार, जो हम पृथ्वी पर संचार का माध्यम है जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये हमें इनके सिग्नल जो होते हैं कृत्रिम उपग्रह से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को भेजा जाता है अंतरिक्ष में और पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं दोस्तों से। ऑर्बिट अगर एक बार कोई चीज़ पृथ्वी की ऑर्बिट में आ गई तो वो दोबारा पृथ्वी पे नहीं आ सकती, वो उसी के चक्कर लगाती रहेगी, जैसे चंद्रमा ऑर्बिट में फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, जो मानव निर्मित उपग्रह हैं। एक का नाम है इनसेट, IRS, ठीक है, एडुसेट इत्यादि। ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था, इसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, हमने तारों के बारे में पढ़ लिया, सन के बारे में, ग्रहों के बारे में पढ़ लिया, उपग्रहों के बारे में पढ़ लिया। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं उसे। ठीक है, यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, ये याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं दोस्तों? ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूट के अलग हो गए। जो पहले जो वैसे तो ब्रह्मांड की रचना जो है बिग बैंग थ्योरी पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यही जो पहले के जो ग्रह जो थे उनके विस्फोट के दौरान, जैसे इनमें कोई ग्रह उल्कापिंड टकरा जाते हैं तो उनसे थोड़े छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी से चांद बना इत्यादि। ठीक है दोस्तों, उल्कापिंड, मीटरॉइड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्षुद्र ग्रह था, ये क्या? उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक, हमारे पृथ्वी तक भी आ जाते हैं, ये भटकते हो रहते हैं। तो कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि मानो ये पृथ्वी पर ही गिरने वाले हो। जैसे कई बार तो ये वापस हो जाते हैं, वैसे तो टकराने से बच जाते हैं, लेकिन कोई जो वो होते हैं उल्कापिंड, वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो इनमें वायु में घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, तो ये हवा में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो हवा में नष्ट नहीं होते, जलने के बावजूद वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं
ठीक है। उससे क्या होता है, अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से पृथ्वी पे गिरती है तो वो गड्ढे बना देती है। ठीक है दोस्तों। तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाती है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। आसमान से ऐसा कैसे टूटता तारा, आपने नाम भी सुना होगा, टूटा हुआ तारा दिखता है। एक्चुअली वो मीटरॉइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तारे कभी टूटते नहीं है। तो कभी कभी ये उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरते हैं। कभी कभी ये बताया मैंने अभी आपको, पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े। अभी का आपने सुना होगा 29 अप्रैल को दुनिया ख़त्म होने वाली थी। आपने ये काफ़ी चर्चा में रहा है वैसे तो इसको भी पॉइंट मैंने लिया हुआ है। तो अभी हाल ही में 29 अप्रैल 2020 को सुबह 5:56 सुबह 5:56 को एक उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरा। जो कि काफ़ी समय तक, जो कि समय से चर्चा में भी रहा, जो कि काफ़ी समय से चर्चा में रहा। ठीक है दोस्तों, इससे जनवरी से ये चर्चा में रहा था कि पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। इसका जो नाम था, ये नाम भी मैंने लिख दिया दोस्तों, एस्ट्रॉयड 1998 OR2 इसका नाम था दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, जो भी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है दोस्तों। धूमकेतु क्या होते हैं? कॉमेट। धूमकेतु सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल का संग्रह होता है। ठीक है दोस्तों। कॉमेट वही होता है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, गैस के बादल हो गए, गैस हो गए। ठीक है, उनसे मिलके बना होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान यानी कि मौजूद है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल का संग्रह, ये याद रखिएगा, ये गैस एवं धूल का संग्रह है, जो प्रकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। इस वजह प्रकाश पड़ती है तो यह चमकदार पूंछ की तरह दिखाई देता है दोस्तों। सूर्य, इस प्रकाश से अर्थात है सूर्य। सौरमंडल में प्रकाश का एक ही मात्र जो है, एक ही सोर्स कह लो, एक ही सोर्स जो है वो सूरज ही है हमारे सौरमंडल में दोस्तों। ठीक है, ये चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। अगर धूमकेतु की बात की जाए, धूमकेतु तभी दिखाई देता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तभी दिखाई देगा, जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है, इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। जब भी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है सूर्य से दूर हो रहा है। ठीक है दोस्तों। एक हेले नामक धूमकेतु, ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, हेले नाम इसका धूमकेतु का। हेले नामक धूमकेतु वही होता है जो घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पिंड। ठीक है दोस्तों। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल, जो हेले नामक धूमकेतु है उसका परिक्रमण काल क्या होता है? 76 वर्ष। ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसका हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। ठीक है दोस्तों। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, और अगली बार ये 2062 में भी दिखाई देगा, तब तक शायद हम जिंदा रहे वैसे। ठीक है, आकाशगंगा, मिल्की वे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था दोस्तों। मिल्की वे, हमारा सूरज किसका चक्कर लगाती है? मिल्की वे का चक्कर लगाते हैं, जो कि 250 मिलियन वर्ष में करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे हम आइडिया लगा सकते हैं हमारा मिल्की वे कितना बड़ा है, और सूरज कितना बड़ा है, और बाकी ग्रह कितने बड़े हैं। यह आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी के समान दिखाई देता है। अगर हम आसमान में देखते हैं ना दोस्तों, अगर कभी आसमान साफ हो तो आप देखिएगा, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की, मतलब तारों का समूह होता है, वो पूरा पट्टी के समान दिखाई देता है। यह लाखों तारों का समूह है। ये किसका है? लाखों आप जो छोटे छोटे दिख रहे होते हैं ना दोस्तों, टिमटिमाते हुए, वो तारे होते हैं। तो यह लाखों तारों का समूह होता है मिल्की वे। एक मिल्की वे की बात हो रही है। हमारा सौरमंडल भी इस आकाश
गंगा यानी कि मिल्की वे का छोटा सा भाग है। तो दोस्तों अब हमने अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ा। सौरमंडल में ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्कापिंड है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे, ये सिर्फ एक सौरमंडल है जो कि हमारे आकाशगंगा में, ऐसे ऐसे लाखों सौरमंडल होंगे, करोड़ों सौरमंडल होंगे, करोड़ों मिल्की वे होंगे। खाली इस मिल्की वे में करोड़ों सौरमंडल होंगे, लाखों सौरमंडल इसी मिल्की वे में। तो एक मिल्की वे है, इसके तरह करोड़ों मिल्की वे है, उनमें अरबों खरबों तारे होंगे दोस्तों। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है दोस्तों। आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे साथ चर्चा करते करते। ठीक है दोस्तों, हमारा सौरमंडल भी इस आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। प्राचीन भारत में के जो थे लोग, इसकी जो कल्पना करते थे, मतलब आसमान की ओर देखते थे तो आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से इसकी जो कल्पना की गई थी, आकाश में बहते नदी की प्रकाश की नदी, आकाश में जैसे प्रकाश की नदी बह रही हो। प्राचीन भारत के लोग जो सोचते थे वो ऐसे सोचते, आकाश में जैसे प्रकाश की एक सफ़ेद नदी बह रही हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम इसका नाम क्या रखा गया, आकाशगंगा। इसलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया, मिल्की वे। आकाशगंगा करोड़ों तारों तथा बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। अगर क्वेश्चन में आता है ना दोस्तों, आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा करोड़ों तारों तथा बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा पे काफ़ी चर्चा कर ली हमने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में तो आप सभी को जानते ही होंगे। लाखों आकाशगंगा, एक आकाशगंगा की बात नहीं हो रही, एक सौरमंडल की बात नहीं हो रही, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कौन सा सारणी बनाई हुई है, सॉरी। ठीक है, कौन सा ग्रह सूरज की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पे घूमता है, और उसके उपग्रह कितने हैं। इसमें मैंने ये दिखाया हुआ है। जैसे बुध ग्रह है, वो एक तो ये परिक्रमण काल अपने अक्ष पर, ये इसके अपनी धुरी पे जो घूमता है, और साथ ही सूरज के चारों चक्कर लगाता है। तो बुध जो ग्रह है वो 58.6 दिन 58.6 दिन अपने अक्ष पे घूमता है, और 88 दिन में अपना मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसके पास उपग्रह नहीं है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। आते हैं शुक्र पे। शुक्र जो ग्रह है दोस्तों, शुक्र जो ग्रह है वो अपनी अक्ष पे 243 दिन में घूमता है, अपनी धुरी तय करता है 243 दिन में। और जो सूर्य की चक्कर लगाता है, ये सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है 224.7 दिन 224.7 दिन। इसके अपना भी कोई उपग्रह नहीं है। अब आती है पृथ्वी की बारी। आप सभी को पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना घूमती है, 23 घंटे, जिससे दिन और रात बनते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 23.9 घंटे। साथ ही ये सूरज का एक चक्कर एक साल में लगाती है। एक परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में ये एक परिक्रमण करते हैं 365 दिन, यानी कि जिसे एक साल भी कहते हैं, 365.26 दिन। इसके पास एक उपग्रह जो कि हमें पता है कौन सा है, चंद्रमा। बृहस्पति ग्रह की बात आती है तो बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 घंटे लगाता है, ठीक है, घूमने में। और सूरज का चक्कर दोस्तों ये देखिए 11.9 साल, मतलब क्या बताऊँ, 12 साल मान लो आप मोटा मोटा इसे। बृहस्पति अपने सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लगा देती है दोस्तों, और अपनी अर्थ कितनी लगाती है, 1 साल। इसके पास उपग्रह कितने हैं, 67 दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति ग्रह के पास। अब आते हैं शनि के बारे में। शनि ग्रह अपने अक्ष पे कितना घूमता है, 10.3 घंटे। ये अपने अक्ष की बात हो रही है दोस्तों, अपने अक्ष पे जो घूमता है। और सूरज के चारों तरफ घूमना, सूरज के चारों तरफ घूमने में शनि ग्रह को कितना लगता है, 29.5 वर्ष यार, मतलब 29 साल। ठीक है दोस्तों, 29 साल शनि ग्रह को लगता है सूर्य के चारों चक्कर लगाने में। और इसके पास उपग्रह कितने हैं, 62। ये याद रखिएगा, इसके पास उपग्रह कितने हैं, 62। अब आते हैं अरुण के बारे में, यानी कि यूरेनस। अरुण जो है अपने अक्ष पे जो घूमता है 17.2 घंटे 17.2 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है। वहीं अगर क्या बात है, वहीं अगर सूर्य की परिक्रमा की बात आए तो ये 84 साल 84 ईयर्स। इतना तो ह्यूमन बींग्स जिंदा भी रह नहीं पाते दोस्तों, 84 साल टाइम
ले लेता है ये 84 साल। और इसके बाद उपग्रह कितने हैं? 27। याद रखिएगा इसके पास 27 उपग्रह। अब आते हैं वरुण पे। 16.1 घंटे वरुण को घूमने में लगता है अपने अक्ष पर, वरुण नेपच्यून ग्रह जो है। और इसे 164.8 साल दोस्तों, इससे दुगना, हाँ दुगना ही हो गया, इस 164.8 वर्ष, ठीक है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। 164, 150 से भी ज़्यादा दोस्तों, 164। और इसके उपग्रह कितने हैं? 13। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये सारणी, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। अब हमने एक ग्रह मिस कर दिया था, प्लूटो दोस्तों, इसको मैंने एंड में ही लिया है इसीलिए। प्लूटो क्योंकि इसे ग्रह की श्रेणी में रखा ही नहीं गया, इसलिए इसे अलग कर दिया गया है। चलो इससे भी थोड़ा चर्चा करते हैं प्लूटो के ऊपर। प्लूटो यानी यम ग्रह दोस्तों। यम, जब तक यम था तब तक ये ग्रह की श्रेणी में था। अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? 1,34,340 रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? 1,34,340। यही नंबर होता है दोस्तों। आजकल वैज्ञानिक नंबर से ही ग्रहों को डिनोट कर रहे हैं, जितनी भी नई और भी ग्रहों की खोज हो रही है, ठीक है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज हुई थी 1930 में। अगस्त 2006 ईस्वी ईसा पूर्व, सॉरी अगस्त 2006 में, ठीक है दोस्तों। IAU का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है दोस्तों, कि पराग सम्मेलन में इनका एक सम्मेलन हुआ था। जो ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं होते, मतलब जो ये है, ये ग्रह एक ग्रह कहलाने लायक नहीं था ये, ठीक है दोस्तों। मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। कौन से ग्रह में? बोने ग्रह से। तो अगर पूछा जाएगा बोना ग्रह कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे? प्लूटो, ठीक है दोस्तों। इसे 3 कारण से हटाया गया है। इसके 3 प्रमुख कारण थे, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। आकार में चंद्रमा से भी छोटा, ठीक है दोस्तों। हमारा तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आकार में इससे भी छोटा था। इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना। इस जो हम आजकल जो हमारे जो बाकी ग्रह है वो कैसे हैं? ऐसे हैं या थोड़े से चपटे हुए होते हैं दोस्तों, पूरे गोल नहीं होते, थोड़े चपटे होते। लेकिन ये क्या था? इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना, ठीक है दोस्तों। और वरुण की कक्षा को काटना। ये कक्षा है वरुण की कक्षा। वरुण जो नेपच्यून ग्रह है वो वरुण की कक्षा को काट के चलता था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। IAU ने इसे संख्या 1 का नाम दिया। संख्या 1 का नाम दिया, ये भी याद रखना। IAU ने इसे कौन सा नाम दिया? संख्या 1 का, या 1,34,340 लंबा होता है, इसलिए इसे 1 नंबर से बताया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। दोस्तों ये वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी। और वीडियो लंबा है, लेकिन आप अगर टाइम देकर इसे पढ़ें, इसको देखें, तो आपको बहुत सी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेगी। ये मेरा सेकंड वीडियो था मेरे चैनल का, ठीक है दोस्तों। मैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप इसे शेयर करोगे तो उन्हें भी मोटिवेट होगा। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आजकल लॉकडाउन की वजह से बहुतों की छोटे बच्चे ले लो या 6ठी से 12वीं तक के बच्चे ले लो, जिनकी मतलब वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। मेरा मकसद यही है कि ये मैं ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए उन कोने कोने तक अपना यूट्यूब वीडियो को फैलाऊं और उनके काम आ सकूं मैं दोस्तों। तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जो गांव में दोस्त रह रहे हैं आपके गांव में, जो कि आज भी चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए दोस्तों, लेकिन गांव के हालात आप सब जानते ही हैं। तो ये वीडियो फैलाएं ताकि उनके काम आए, वो पढ़ सके बैठकर दोस्तों। साथ ही मैं आप लोगों के लिए मैथ, इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, मैथ, इंग्लिश, साइंस और 6 to 12 तक के सभी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आप सबके मैं क्लियर करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।